नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन के बिगड़ते हालात के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक सप्ताह के लिए सभी स्कूलों बंद कर दिए हैं। दिल्ली में शराब पीने वालों को झटका लगा। दिल्ली में शराब 10% महंगी हो गई है। दिल्ली सरकार ने रविवार को शराब की कीमतों में वृद्धि किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार दिल्ली के मैदान गढ़ी में विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस क्लासरूम ब्लॉक का निर्माण करवा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को इस क्लासरूम के निर्माण का उद्घाटन किया। पीएम मोदी 15 नवंबर को भोपाल में रहेंगे। उनके मुख्य कार्यक्रम जम्बूरी मैदान और हबीबगंज, जो अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, वहां पर वो मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से खासा लगाव था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के शांतिवन जाकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। देश की स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। भारत में 1964 से पहले तक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन उनके निधन के बाद उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। कई देशों में 1 जून को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कुछ देश संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप 20 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन के बिगड़ते हालात के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। नेशनल कैपिटल में आंशिक लॉकडाउन जैसे यह फैसले पॉल्यूशन के मसले पर की गई इमरजेंसी मीटिंग में लिए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन फैसलों की घोषणा की और चेतावनी भी दी। हम संपूर्ण लॉकडाउन के तौर तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने की भी सोच रहे हैं। सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोक दिया गया है। दिवाली के बाद से खराब हुई दिल्ली की हवा अब भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली का हाल कितना बुरा है यह आप इससे समझ सकते हैं कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे आगे है। इस सूची में भारत के मुंबई और कोलकाता भी शामिल है। स्विट्जरलैंड आधारित क्लाइमेट ग्रुप द एयर ने यह सूची जारी की है। यह ग्रुप हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण पर नजर रखता है। यह ग्रुप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी पर पार्टनर है। दिल्ली में शराब पीने वालों को झटका लगा है। दिल्ली में शराब 10% महंगी हो गई है। दिल्ली सरकार ने रविवार से शराब की कीमतों में वृद्धि किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने वैट कर अधिनियम 2004 में संशोधन किया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शराब बेचने की व्यवस्था को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में परिसर के अंदर के लिए देश में निर्मित विदेशी शराब पर थोक विक्रेता खुदरा स्तर पर शुल्क रूप में 1 पैसे रखा गया है, जबकि परिसर के बाहर के लिए यह शुल्क रुपए में 25 पैसे हो गया है। नई आबकारी नीति 2021-22 में आबकारी शुल्क और वैट को लाइसेंस शुल्क में जोड़ दिए जाने के कारण शराब की कीमतों में वृद्धि हुई है। दिल्ली सरकार दिल्ली के मैदान गढ़ी में विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस क्लासरूम ब्लॉक का निर्माण करवा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को इस क्लासरूम के निर्माण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सिसोदिया ने कहा कि मैदान गढ़ी के इस स्कूल में स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्लासरूम ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा, जो स्मार्ट क्लासरूम, कंबाइंड डेस्क प्रोजेक्ट सहित ऑनलाइन लर्निंग की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उप मुख्यमंत्री ने शनिवार को इस बिल्डिंग ब्लॉक का शिलान्यास भी किया। अब इस अवसर पर सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को विश्व स्तर की गुणवत्ता वाली
शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों का भरोसा बढ़ रहा है। इस सत्र में प्राइवेट स्कूलों से निकलकर 2.70 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। स्टूडेंट की बढ़ती संख्या को देखकर यहां आधुनिक सुविधाओं वाले 24 नए क्लासरूम का ब्लॉक तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सभी क्लासरूम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट क्लासरूम होंगे। पीएम मोदी 15 नवंबर को भोपाल में रहेंगे। उनके मुख्य कार्यक्रम जम्बूरी मैदान और हबीबगंज, जो अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, वहां पर रहेंगे। मोदी के दौरे को लेकर एक दिन पहले यानी रविवार को कार्यक्रम की रिहर्सल होनी है, जिसके चलते सुबह 11 बजे शाम 4 बजे तक कई रास्ते पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं। इसके साथ ही सोमवार को भी रूट चेंज रहेंगे, कई रास्तों को डायवर्जन किया जाएगा। भोपाल में आने जाने सभी मार्गों में परिवर्तन किए गए हैं। जम्बूरी मैदान जाने के लिए क्या और सिटी बसों के लिए भी रूट बदले जाएंगे। स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए भी मार्ग परिवर्तित रहेगा। महात्मा गांधी चौराहे से अवधपुरी चौक तक आम ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहने वाला है। वहीं 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भेल गोविंदपुरा से लेकर अवधपुरी चौक और बोर्ड ऑफिस से लेकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक के रास्ते आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान शहर में लो फ्लोर बसों का रूट भी बदल जाएगा। शहर में 13 में से 9 रूट की बसों के रूट बदले गए हैं, जबकि 2 रूट पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा के 1,47,000 से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए सीधे 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को उनके पक्के मकान के लिए पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद त्रिपुरा की अनूठी भू जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए कच्चा घर की परिभाषा में विशेष रूप से बदलाव किए गए हैं, जिससे कच्चे घर में रह रहे इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अपना घर पक्का करने के लिए सहायता मिल सकेगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा के साथ शनिवार को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने सीएम के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। बोले वह आजमगढ़ में विकास देखने गए थे। यहां गोरखपुर की जनता विकास का इंतजार कर रही है। मैं यहां यूपी के विकास की अपील करने आया हूं। भाजपा को 2024 की चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें 2022 में जनता के सवालों के जवाब देना चाहिए। यूपी की जनता इन सवालों के जवाब चाहती है। महंगाई क्यों बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े, किसानों की आय अब तक क्यों नहीं बढ़ी, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिले। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो मां बहनों का भी सम्मान होगा, बाबा के क्षेत्र में बदलाव होगा,
की नौकरी के लिए सपा मदद करेगी। आज डॉलर के सामने रुपए की कोई कीमत नहीं बची है। गरीबों की जेब काटकर उद्योगपतियों की जेब भर दी गई है। भाजपा के लोग कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर नहीं चला। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि मोटरसाइकिल पर भी नहीं चल पा रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन ओवर टाइम्स पर मचे विवाद पर सफाई दी है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज भी कसा है। उत्तर प्रदेश के संभल में उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुत्व की तुलना ISIS से नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों को सिमिलर बताया है, ना कि सेम कहा है। मैंने यह नहीं लिखा कि हिंदू धर्म बिल्कुल ISIS और बोको हरम की तरह है, ना ही मैंने यह लिखा कि हिंदुत्व को मानने वाले भी अरबी बोलते हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने इस किताब को अंग्रेजी में लिखा। लोग अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर लगते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अनुवाद करा ले। सलमान खुर्शीद ने कहा कि किताब पर रोक लगाने की बात करने वालों को शायद संविधान की जानकारी नहीं है। अगर मुझे हिंदू धर्म से कष्ट होता तो आज कल की महोत्सव में शामिल नहीं होता। हिंदू धर्म विश्व शांति की बात करने वाला है। मैं यहाँ आया हूँ और पहली बार नहीं, यहाँ हर साल आता हूँ। मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म एक व्यापक, एक हसीन, असीम और मन को शांति देने वाला धर्म है। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि किसी को मुझसे आपत्ति है तो इससे भी आपत्ति होगी। बिहार के मधुबनी जिले के एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। उसका शव शुक्रवार देर रात बेनीपट्टी बैसेट राजमार्ग संख्या 52 के पास उरैन गांव में पेड़ के नीचे मिला है। जला शव बोरे से बंधा हुआ था। युवक की पहचान बेनीपट्टी बाजार के लोहिया चौक निवासी दयानंद झा के बेटे बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि चंद्रशेखर झा ने बेनीपट्टी थाना में आवेदन देकर अपने छोटे भाई बुद्धिनाथ झा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा गया है कि 9 नवंबर की रात से अविनाश गायब था। किसी गहरी साजिश के तहत बेनीपट्टी में के स्थानीय अस्पताल संचालकों ने भाई को लापता कर दिया था। आवेदन में कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि बुद्धिनाथ ने विगत कई वर्षों से बेनीपट्टी में फर्जी तरीके से चलाए जाने वाले स्थानीय अस्पताल के खिलाफ मुहिम चला रहा था। इससे वे लोग नाखुश थे, जिसके तहत उसकी हत्या की गई है। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी 29 से संसद मार्च का ऐलान किया है। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से रोजाना 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से संसद भवन तक जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस बार किसान संसद भवन पर ही रुकेंगे, वह शाम को वापस नहीं आएंगे। इसलिए संसद मार्च में जाने वाले किसान अपने घरों से कुछ दिन के लिए कपड़े लेकर आए। भाकियू प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया है कि उनकी तरफ से सारे रास्ते खुले हुए हैं, इसलिए किसान 29 नवंबर से ट्रैक्टरों पर सवार होकर संसद भवन तक जाएंगे। टिकैत के अनुसार संसद मार्च का कार्यक्रम करीब 15 दिन तक चलेगा। राकेश टिकैत के इस ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि पुलिस किसानों को बॉर्डर पर ही रोक सकती है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सभी दल पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी दी है कि पार्टी जल्द ही राज्य में 4 यात्राएं शुरू करने की योजना बना रही है। यह यात्राएं विभिन्न जिलों से होकर निकलेंगी। उनके अनुसार ये यात्राएं 3 से 4 हफ्ते में राज्य भर में घूमेंगी। इस दौरान केंद्र और राज्य के बड़े बीजेपी नेता भी इसमें भागीदारी करेंगे। ये यात्राएं 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्रा की तर्ज पर होंगी। उस साल विशेष रूप से डिजाइन की गई बसों में 4 यात्राएं 5 नवंबर से शुरू हुई थी और 24 दिसंबर 2017 को लखनऊ में समाप्त हुई थी। यूपी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि इस बार की यात्राओं की अवधि कम होगी, शायद 3 से 4 हफ्ते। हम उन्हें इस महीने के अंत में शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हम इन यात्राओं को एक नया नाम दे सकते हैं क्योंकि परिवर्तन 2017 में पहले ही दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे डिप्टी सीएम, राज्य के मंत्री, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस यात्रा का हिस्सा होंगे। यूपी की खुली आबो हवा में सांस लेना लोगों को परेशानी में डाल रहा है, ऐसा हम नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ताजा आंकड़े बता रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बुलंदशहर टॉप पर है, वहीं वाराणसी, लखनऊ 11वें स्थान पर है। उधर कानपुर की हवा सबसे ज्यादा साफ यानी 12वें स्थान पर है। एक दिन पहले यानी 12 नवंबर को गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नंबर 1 पर था, मगर 13 नवंबर यानी आज बुलंदशहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 779 दर्ज किया गया। आज वाराणसी की हवा काफी साफ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 अंक तक गया। शहर में सबसे कम प्रदूषण बीएचयू में रहा, जहां का AQI 230 अंक रहा। वहीं सबसे प्रदूषित इलाका मलदहिया AQI 263 अंक पर बना हुआ है। इसके बाद ही अर्दली बाजार में 244 अंक और भेलूपुर में 215 अंक तक AQI गया है। वाराणसी की हवा में सबसे ज्यादा प्रदूषण तत्व PM10 दर्ज किया गया। इसकी अधिकतम मात्रा 402 है। वहीं PM205 प्रदूषक कणों की मात्रा 354 अंक रहा। अन्य मुख्य प्रदूषकों में NO2 और 84 CO 122 शामिल रहे। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार की रात वाराणसी में भाजपा नेताओं को बूथ जीता तो यूपी जीता का संकल्प दिलाया। अमित शाह ने बड़ा लालपुर स्थित TFC में भाजपा के 403 विधानसभा प्रभारी, 98 जिलाध्यक्ष व जिला प्रभारी, क्षेत्र अध्यक्ष व क्षेत्र प्रभारी, प्रदेश की कोर टीम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में कार्यकर्ताओं के दम पर जनता से आशीर्वाद लेकर भाजपा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में जीत का मंत्र देने वाले हमारे नेता अमित शाह ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए 300 प्लस का लक्ष्य रखा है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। करोड़ों लोगों को आवास और शौचालय, आयुष्मान कार्ड, बिजली का कनेक्शन, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में राशन, हर घर को नल, गैस योजना, बैंक अकाउंट जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। नितिन बराई नाम के शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिल्पा और राज ने 2014 से लेकर अब तक स्पा और जिम की फ्रेंचाइजी बांटने के नाम पर कई बार फ्रॉड किया है। नितिन ने इस मामले में काशिफ खान, दर्शित शाह और इसके कुछ साथियों को भी आरोपी बनाया है। नितिन का कहना है कि उन्होंने पुणे के कोरेगांव में शिल्पा और राज की फर्म मेसर्स SFL प्राइवेट कंपनी की जिम और स्पा की फ्रेंचाइजी खोली थी। आरोपियों ने 1,59,27,000 रुपए का निवेश करवाया था और फिर उन पैसों का निजी इस्तेमाल किया गया। नितिन ने जब पैसा वापस मांगे तो उन्हें धमकी दी गई। नितिन की शिकायत के बाद बांद्रा पुलिस ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 406, 409, 420, 506, 34 और 120B के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में जल्द ही आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। राज कुंद्रा और शिल्पा का पक्ष जानने के लिए पुलिस जल्द ही उनसे संपर्क कर सकती है। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद परिवार के जरिए राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। उनकी बहन
मालविका सूद चुनाव में उतरेंगी। वह मोगा विधानसभा सीट से अगले साल हो रहा पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। रविवार को सोनू सूद ने मोगा में कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी तय नहीं है, लेकिन जल्द ही इस पर भी फैसला हो जाएगा। अपने राजनीति में आने के बारे में उन्होंने कहा कि बहन का चुनाव लड़ना पहला कदम है, इसके बाद कोई अगला जो है परिणाम दिया जा सकता है। सूद ने इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो जल्द अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल से भी मिलेंगे। सोनू सूद ने कहा कि बहन मालविका ने बहुत काम किए हैं, वह पंजाब चुनाव में आएंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह पंजाब की सेवा करेंगी। उन्होंने कहा कि अभी यह तय नहीं है कि कौन सी पार्टी से लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी से ज्यादा सोच जरूरी है। मालविका लोगों के लिए ओहदे पर खरी उतरेंगी। उन्होंने कहा कि समय आने पर वह पार्टी के नाम का भी ऐलान करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।